नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। आज आपको दिन की 4 बड़ी खबरें हम दिखाएंगे। चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता तैनात हैं और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ज्ञानवापी, सबूत पर सबूत, किसका दावा मजबूत। दंगाइयों को बुलडोजर दंड, नूह में एक्शन प्रचंड। हरियाणा हिंसा के हैंडलर, आप नेता भी एक कैरेक्टर। आतंक के खिलाफ कश्मीर में बड़ा ऑपरेशन। और चलिए अब वक्त है देश की 4 बड़ी खबरों की डिटेल्स में पड़ताल करने का। सबसे पहले ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे के तीसरे दिन भी सबूत मिलने का दावा किया है। आज सर्वे में क्या दिखाई दिया, कहां पर दिखाई दिया और क्या क्या हुआ, ये आपको बताएंगे हम पूरे विस्तार के साथ। आज की दूसरी खबर, बड़ी खबर नूह की हिंसा पर जारी एक्शन से जुड़ी। दंगाइयों को बुलडोजर दंड देने का सिलसिला जारी है और इधर बुलडोजर चल रहा है तो उधर सियासतदानों ने सवालों की झड़ी भी लगा दी है। तीसरी बड़ी खबर हरियाणा से ही होगी, जहां पर हिंसा के हैंडलर्स की पड़ताल में पुलिस का शिकंजा आम आदमी पार्टी के एक नेता पर कस गया है। जावेद अहमद इनका नाम है। बजरंग दल के एक वर्कर के मर्डर का आरोप इन पर लगा है। चौथी खबर होगी कश्मीर से, जहां पर आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन जारी है। राजौरी और कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। तो इन चारों खबरों पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे और देश के चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं। वाराणसी से आप स्क्रीन पर देखेंगे विरेश पांडे ज्ञानवापी सर्वे पर आपको जानकारी देंगे। अहमद बिलाल को आप देख रहे हैं नूह में है, बुलडोजर एक्शन पर अपडेट देंगे। मदीहा खान हरियाणा हिंसा में आम आदमी पार्टी के नेता पर मर्डर के आरोप और सियासत पर दिल्ली से हमारे साथ हैं, पूरी डिटेल्स में जानकारी देंगी। और आसिफ कुरैशी हमें कश्मीर से आतंक के खिलाफ जारी बड़े ऑपरेशन की डिटेल्स देंगे। और 4 खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। खबरों के नब्ज को समझने वाले 4 जाने माने जर्नलिस्ट गौतम लाहिड़ी, रामकृपाल सिंह, जयशंकर गुप्ता और अमलेंदु उपाध्याय खबर और उसके असर का विश्लेषण करेंगे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। सभी अपडेट आपको देंगे और साथ ही साथ डिटेल्स में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हम। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ी जानकारी पाकिस्तान से जो मिल रही है उसके बारे में आपको बताएं। देखिए, पाकिस्तान के नवाबशाह में रेल हादसा हुआ है। दरअसल ट्रेन की बोगियां ट्रैक से उतरी, हजारा एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी और बताया जा रहा है कि कई लोगों की जान चली गई है। 10 बोगियां पटरी से उतरी हैं, 20 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। और आपको बताएं कि ये जो ट्रेन है ये कराची से पंजाब जा रही थी। हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पाकिस्तान से बड़ा अपडेट, कराची से रावलपिंडी ये ट्रेन जा रही थी और देखिए ये दर्दनाक हादसा जहां बोगियां ट्रैक से उतरी, 20 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। जो लोग घायल हैं उनकी संख्या 100 से भी ज्यादा बताई जा रही है। तो देखिए, हजारा एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी और ये बहुत बड़ा हादसा पाकिस्तान में हुआ है। बताएं कि कराची से पंजाब की तरफ रावलपिंडी ये ट्रेन जा रही थी जिस दौरान ये हादसा हुआ। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हमने रखी हैं। इसके जरिए आप देखिए कितना दर्दनाक और बहुत बड़ा हादसा ये हुआ है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पाकिस्तान में ये ट्रेन हादसे की तस्वीर, जिसे हमें ब्लर करके आपको दिखाना पड़ रहा है क्योंकि तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। बहुत बुरी हालत वहां पर। दूसरी तस्वीर आप देखिए, रोते बिलखते लोग अपनों की तलाश में, 20 लोगों की जान चली गई है। और आप तीसरी तस्वीर देखिए, राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचा लिया जाए, बाहर निकाल लिया जाए। तो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। 20 लोगों की मौत हो चुकी है और मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें कई लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हैं। उसके बाद देखिए किस तरीके की स्थिति, क्योंकि ये ट्रेन जा रही थी कराची से रावलपिंडी की तरफ।
और कई लोगों की संख्या, यात्रियों की संख्या इस ट्रेन के अंदर थी, जहां पर लोग निकल रहे थे, जा रहे थे। लेकिन उसी बीच ये जो ट्रेन है इसकी 10 बोगियां ट्रैक से उतरती हैं और डाइवर्ट हो जाती हैं, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा होता है। 20 लोगों की जान चली जाती है, 100 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। अफरा तफरी का माहौल, टीमों को वहां पर बुलाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है लोगों को बचाने की, लेकिन हादसा बहुत ज्यादा गंभीर, हलचल का माहौल, अफरा तफरी आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। तस्वीरें पाकिस्तान की हैं, रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां पर यह बहुत बड़ा, बहुत दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ है। 20 लोगों की जान जा चुकी है, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, यह भी बताया जा रहा है। हाँ, अपने लड़के पूरे नहीं, आप बचत में, अल्लाह का शुक्र है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। वाराणसी में आज ज्ञानवापी सर्वे का तीसरा दिन है। पहले राउंड का सर्वे पूरा हो चुका है, दूसरे राउंड का सर्वे जारी है। ये बड़ा अपडेट आपको देते हैं खाने से आज एक और आकृति भी मिली है। सूत्र बता रहे हैं एएसआई की टीम को चबूतरे जैसी एक आकृति मिली है, पिंडी नुमा कुछ आकृतियां भी वहां पर नजर आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। देखिए सर्वे वहां पर चल रहा है, शाम को 5 बजे तक सर्वे होगा। पहले राउंड का सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन इसी बीच ये बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ और आकृतियां मिली हैं। अब ये आकृतियां आखिर कैसी हैं ये समझना होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो मिली जानकारी है उसके मुताबिक ये पता लगा है कि जो आकृति है वो चबूतरे जैसे आकार की है, पिंडी नुमा कुछ आकृतियां भी नजर आई हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट। तो देखिए ज्ञानवापी सर्वे का आज तीसरा दिन, लेकिन अब तक क्या मिला है इस सर्वे में वो आपको बताते हैं। पहला दिन जब सर्वे की शुरुआत हुई 4 अगस्त का वो दिन, तीनों दिन का आपको बताएंगे कि क्या क्या आखिर मिला है। देखिए डे 1 4 अगस्त करीब 6 घंटे तक ये सर्वे चला था, यानी कि पहला दिन 4 अगस्त जिसमें मुस्लिम पक्ष से लोग शामिल नहीं हुए। पहले दिन का जो सर्वे था मुस्लिम पक्ष के लोग उसमें शामिल नहीं हुए थे। जो पश्चिमी दीवार है उसकी फोटोग्राफी भी की गई थी। पहले दिन की बात करें 4 अगस्त की, तहखाने में कोई भी एएसआई की जो टीम है उसका जो सदस्य है वो नहीं जा सका था। ये पहले दिन की कार्रवाई है। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं दूसरे दिन क्या कुछ हुआ। दूसरा दिन यानी कि तारीख 5 अगस्त 2 शिफ्ट्स में करीब 7 घंटे तक ये सर्वे चला। 2 शिफ्ट चली, एक सुबह और एक 2:30 से 5 बजे तक। सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष जो है इसमें शामिल हुआ। जो पहले दिन शामिल नहीं हुआ था वो दूसरे दिन शामिल हुआ है। हिंदू पक्ष ने साक्ष्य मिलने का यहां पर दावा किया। दूसरे दिन आपको बताएं कि जांच के लिए तहखाने को खोला गया कि तहखाने को खोल दो, वहां पर जांच की जाएगी। उसके बाद तहखाने से एक 4 फुट की मूर्ति मिली है। सूत्र बता रहे हैं मंदिर मूर्तियों के अवशेष मिलने का भी दावा किया जा रहा है। कमल, कलश, त्रिशूल के निशान मिलने का भी दावा किया जा रहा है। ये दूसरे दिन के सर्वे की बात आपको बता रहे हैं कि वहां पर क्या क्या मिला है, क्या क्या दावे हुए हैं। तीसरा दिन यानी कि आज का दिन, आप समझिए कि आज के दिन यानी 6 अगस्त को सर्वे का जो पहला राउंड है वो पूरा हो चुका है, दूसरा अभी चल रहा है, शाम को 5 बजे तक चलेगा। आज से जीपीआर तकनीक का प्रयोग वहां पर शुरू है। ये अपडेट है, नया जो तकनीक है जीपीआर उसका इस्तेमाल शुरू हुआ। मशीनों और सर्वे करने वालों की संख्या बढ़ाई गई। आज गुंबद के ठीक नीचे सर्वे का काम हुआ है। ये तीसरे दिन का अपडेट है। अभी सर्वे चल रहा है, शाम को 5 बजे तक चलेगा। तहखाने के अंदर साफ सफाई का काम भी जारी है। आपको बताएं कि खंडित मूर्तियां मिलने का सिलसिला भी वहां पर जारी है। सूत्र बता रहे हैं कि आज भी वहां से कुछ खंडित मूर्तियां मिली हैं। अब ऐसे में आप समझिए कि सर्वे का काम कितनी तेजी के साथ चल रहा है। जो 3 दिन आपने देखे इसमें आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानवापी में आज एएसआई ने गुंबद की मैपिंग भी शुरू कर दी है और गुंबद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी हुई है। ये एक बड़ा अपडेट ज्ञानवापी सर्वे पर। एएसआई की टीम ने मैपिंग शुरू कर दी है गुंबद की, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी वहां पर हुई है। देखिए क्योंकि दूसरे राउंड में इस वक्त सर्वे का काम चल रहा है, जो कि 2:30 से 5 बजे तक दूसरे राउंड का सर्वे होना है। शाम को 5 बजे तक ये सर्वे चलेगा। अब ऐसे में गुंबद की मैपिंग एएसआई की टीम ने वहां पर शुरू कर दी है। हमारे साथ वीरेश पांडे ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, उनसे ज्यादा अपडेट हम ले लेते हैं। वीरेश, अभी हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए पूरे 3 दिन का काम दिखा रहे थे सर्वे की टीम का, और इन तीनों दिनों में से मुझे लगता है वीरेश जी कि आज का जो दिन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मशीनों की संख्या बढ़ाई गई है, तकनीक का इस्तेमाल शुरू हुआ है, टीम के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। क्या जानकारी आपके पास? जो आईआईटी कानपुर के 2 एक्सपर्ट आए हैं वो जीपीआर टेक्निक के एक्सपर्ट हैं, और उनके आने के बाद जो सर्वे की स्पीड है वो बढ़ गई है, वो टेक्निकली तरीके से और हाई हुई है, क्योंकि वो बहुत दक्ष एक्सपर्ट हैं। इन्हीं के आने के बाद गुंबद के ऊपर
गुंबद के नीचे यानी गर्भगृह में कह सकते हैं, और उनके अंदर बाहर के सारे हिस्सों की मैपिंग और मेजरमेंट का काम शुरू हुआ। और कारण यह है कि जो राडार टेक्निक है उसको लगाने के बाद तहखाने में बहुत सारे पिंड, बहुत सारी ऐसी खंडित मूर्तियों का पता चला है, जिसे जो एक बड़ा मिट्टी का धू है, जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मिट्टी वहाँ इकट्ठा हुआ है, उसे हटाने, साफ सफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रयास में इस बात का बहुत ख्याल किया जा रहा है कि जो भी अवशेष वहाँ मिले हैं वो कहीं खंडित ना हो जाए, कहीं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, कहीं उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। तो इसलिए उस टेक्निक का उपयोग लगातार किया जा रहा है। आज संख्या भी बढ़ा दी गई थी क्योंकि सर्वे जल्द से जल्द निपटाना है। विष्णु जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उनका बार बार ये कहना है कि इतना आसान नहीं है सर्वे, इतना जल्द नहीं खत्म होगा। उन्होंने इस बात को कहा कि अभी और वक्त लगेगा, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी बहुत संभल कर, बहुत टेक्निक को बहुत टेक्निकली बहुत हाई तरीके से, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट का आदेश है कि ज्ञानवापी को बिना नुकसान किए, यानी उसको क्षति पहुंचाए, हाई टेक्निक के जरिए इस सर्वे को किया जाए, इसलिए बच बचा के काम किया जा रहा है। लेकिन आज का जो काम रहा है वो गुंबद के ऊपर चढ़कर गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे एक एक करके हम प्रतिक्रिया लेंगे। गौतम लहरी जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से सर्वे का काम चल रहा है और तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये माना जाए कि बहुत ही जल्द सच का सबूतों से सामना होगा? देखिए, बात सही है कि अदालत का आदेश पर ही ये सर्वे चल रहा है, और ये जो सबूत जो मैं कहता हूँ कि सबूत कोर्ट ऑन कोर्ट जो मिल रहा है, ये भी अदालत में एएसआई को रिपोर्ट पेश करना होगा। वो साबित करना पड़ेगा उसका डेटिंग क्या है, मतलब किस समय का वो चीज़ था, इसके ऊपर सारे फैसला निर्भर करेंगे। इसलिए ठीक है, जो चल रहा है अदालत का आदेश के ऊपर चल रहा है, इसलिए किसी को कोई बोलना नहीं है कि ऐतराज़ भी करना मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसको सीलमोहर लगा दी थी इसको सर्वे के ऊपर। जिससे सारे चीज़ फाइनली मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट तक आएगा, तभी पता चलेगा कि इसमें हुआ था क्या और घटना क्या है। अभी जो देश में जब मुगल का राज था उस समय तो बहुत खास तौर पे औरंगजेब का टाइम से खास तौर पे बहुत सारे ऐसे जो नया रूलर शासक आया है वो बहुत सारे चेंजेस किया है। उस हम सब जानते हैं, इतिहासविद भी बहुत कुछ लिखे हैं, बहुत हिस्टोरियन लिखे हैं। इसमें कंट्रोवर्शियल दोनों पक्ष का भी राय है ये इतिहासविद का। फिर भी ज्यादा दर पे है कि उसको मानना है कि यहाँ पे शायद कोई लेकिन फैसला कोर्ट के हाथ में है। जिस तरीके से साक्ष्य मिल रहे हैं उसके आधार पर क्या फैसला लिया जाता है देखना अहम रहेगा। मैं वापस से आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी बीच ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बताएं। आज से जीपीआर तकनीक का प्रयोग शुरू हो गया है। देखिए, मशीनों और सर्वे करने वालों की संख्या बढ़ा दी गई है, यानी कि अब जीपीआर तकनीक के जरिए ज्ञानवापी का सर्वे होगा। सर्वे शुरू हो चुका है, तीसरा दिन, दूसरे राउंड का सर्वे भी शुरू हो चुका है। मशीनों और सर्वे करने वालों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, यानी कि मैन पावर को भी बढ़ाया गया है और जो मशीन्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है। अब ऐसे में देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो आपको बताते हैं बड़े अपडेट्स की क्या क्या दावे अभी तक किए जा रहे हैं। ज्ञानवापी में सर्वे का तीसरा दिन, दूसरे राउंड का सर्वे ये जारी है। बेहद कारगर और छोटा सा पोर्टेबल उपकरण होता है। जीपीआर क्या होता है वो आपको बता रहे हैं। बहुत ही कारगर लेकिन बहुत ही छोटा सा पोर्टेबल उपकरण इसे कहा जाता है। भारत में एएसआई और आर्मी ही सिर्फ इसका इस्तेमाल करती है। समझिए, एएसआई और सिर्फ आर्मी। आसानी से 10 से लेकर 15 मीटर गहराई तक ये जा सकता है। जमीन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का भी एनालिसिस ये करता है। मिट्टी में दबे ढांचे या फिर वस्तु का पता लगाता है, यानी कि उसकी उम्र कितनी है, कितना पुराना है। ज्यादातर परिणाम बहुत ज्यादा सटीक पाए जाते हैं। जो इससे ज्यादातर परिणाम निकलते हैं वो एकदम सटीक पाए जाते हैं। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। वीरेश जी, ज्यादातर परिणाम जो इससे निकलते हैं वो बहुत सटीकता के नजदीक होते हैं, लेकिन ये जो जीपीआर टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है इसमें अभी तक क्या क्या मिला, क्या हमारे पास इसको लेकर कुछ अपडेट? देखिए, जो टेक्निक है उसकी सबसे अच्छी पढ़ाई कानपुर आईआईटी में होती है और जावेद साहब जो हैं इस पूरे मामले को जो मॉनिटर कर रहे हैं वो मुस्लिम हैं, विदेश में हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो ये काम कर रहे हैं। वो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं और इस पूरे मामले में पूरे हिंदुस्तान में सबसे दक्ष प्रोफेसर हैं। और ये जो दो एक्सपर्ट आईआईटी से आए हैं वो भी बेहद
एक्सपर्ट माने जाते हैं, बहुत दक्ष माने जाते हैं, उन्हीं की निगरानी में ये काम हो रहा है। और आपने पूछा क्या क्या मिला है। राडार तकनीक को लगाने के बाद जो तहखाना है उसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं, जैसा कि जो वकील हैं, हिंदू पक्ष के लोग हैं, वो दावा कर रहे हैं, वहाँ उनको जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह है कि खंडित मूर्तियों का एक बड़ा सा अवशेष मिला है। बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं। इसके अलावा वहाँ पर स्वास्तिक के निशान मिले हैं, त्रिशूल मिला है, कमल मिला है और साथ ही साथ पिंड जैसे जो मिट्टी का एक बड़ा वहाँ पे इकट्ठा अवशेष है, उसके अंदर जब राडार तकनीक लगाया गया बिल्कुल तो दिनेश जी, थोड़ा सा इंतजार और करते हैं। 5 बजे तक अभी सेकंड राउंड का सर्वे चलेगा और फिर क्या निकलता है ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, हरियाणा में हुई हिंसा में शामिल लोगों पर जारी एक्शन की लगातार कार्रवाई हो रही है। नूंह में लगातार तीसरे दिन भी बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। नूंह में एक और होटल पर बुलडोजर चला, होटल की छत से पथराव किया गया था। आपको बताएं कि सहारा फैमिली ये होटल रेस्टोरेंट बताया जा रहा है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और इससे इस होटल को, इस इमारत को बुलडोजर से गिरा दिया गया। तस्वीरें आप देखिए, 3 मंजिला ये इमारत थी होटल की और आरोप ये लग रहे हैं कि इसी होटल की छत के ऊपर से पथराव किया गया और उसके बाद देखिए किस तरीके से इस ढांचे को गिराया जा रहा है। पहले नोटिस चस्पा किया टीम ने और उसके बाद कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन के जरिए इसे गिरा दिया गया। और ये कोई पहला दिन नहीं है, बीते कुछ दिनों से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नूंह प्रशासन और हरियाणा सरकार यहां पर बुलडोजर से अवैध निर्माणों को गिराने का काम कर रही है। तो नूंह में बुलडोजर एक्शन अब तक क्या क्या हुआ, कहां-कहां पर कार्रवाई हुई, इसकी डिटेल में जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम देते हैं। सबसे पहले आप देखिए नूंह में कहां पर बुलडोजर चला है। आपको बताएं, डेट 4 अगस्त तावड़ू कस्बे में कार्रवाई हुई, वहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अवैध अप्रवासियों की झुग्गियों को ध्वस्त किया गया, जो अवैध निर्माण थे उनको ध्वस्त किया गया। 250 झुग्गियां ऐसी जिन्हें जमींदोज किया गया है। बड़ी कार्रवाई तावड़ू में। हिंसा के कई आरोपियों का ठिकाना ध्वस्त कर दिया गया। जो आरोपी थे, जिनके नाम सामने आ रहे थे, आर्थिक रूप से उनकी कमर किस तरीके से तोड़ी गई, देखिए आप। अगले दिन की कार्रवाई में क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। 5 अगस्त 7 जगह अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला, यानी कि बीते कल 5 अगस्त 7 जगहों पर पुन्हाना, नई गांव, सिंगार, बिसरू, डिडोली, पिनगवा, फिरोजपुर में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा अवैध कब्जे वाली 45 दुकानें जिन्हें जमींदोज कर दिया गया। बहुत बड़ी कार्रवाई। अगले दिन यानी आज क्या हुआ बताते हैं आपको। 6 अगस्त को देखिए एक रेस्टोरेंट, जैसा हमने आपको भी बताया, सहारा रेस्टोरेंट, इस पर बुलडोजर चला है। सहारा होटल पर 3 मंजिला की इमारत थी जिसे ढहा दिया गया, गिरा दिया गया। होटल की छत से पथराव हुआ था, यह बड़ा आरोप लगा है। और मेडिकल कॉलेज रोड पर यह होटल है, एक प्राइवेट फैमिली होटल है ये, जिस पर कार्रवाई हुई है। सबूत मिलने के बाद ही होटल को ढाया गया। पहले नोटिस चस्पा किया गया और उसके बाद इस होटल को ढहा दिया गया। अभी फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है बताएंगे मेरे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद बिलाल, इस होटल की 3 मंजिला इमारत और पूरी इमारत को गिरा दिया गया है। अब उसके बाद नूंह में क्या चल रहा है, आगे प्रशासन क्या स्टेप लेने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि आज बुलडोजर एक्शन का है जो वो तीसरा दिन है। दंगाइयों के ऊपर जिन जिन बिल्डिंगों के ऊपर ये आरोप लगाए कि उसकी छतों से जो है वो पत्थरबाजी की गई, उन इमारतों पर आज जो है प्रशासन की तरफ से बुलडोजर जो है वो चल रहा है। या सहारा रेस्टोरेंट से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर ही ये एक बिल्डिंग है, 2 मंजिला इमारत है और इस 2 मंजिला इमारत को भी अभी कुछ देर पहले ही जो है वो प्रशासन का बुलडोजर का डंडा जो है वो चला है। और आप देखिए कि एक यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो टाइल्स की दुकान थी और ऊपर जो है वो रिहाइश थी और अब जो है इसको बुलडोजर की मदद से जो है वो इसको पूरी तरीके से जो है वो गिरा दिया गया है। अंदर जो मालिक हैं इस बिल्डिंग के, वो अब अंदर जा करके देख रहे हैं कि कौन कौन चीजों को नुकसान हुआ है। लेकिन पूरी तरीके से मैं आपको एकदम अंदर से अगर मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर देखिए कि जो पूरा मलबा है वो यहां पर एकदम इसको जो है वो कांच के टुकड़े भी जहां पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हम इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। ये आपकी बिल्डिंग थी? हाँ हमारी बिल्डिंग है भाई। क्या नाम है आपका? लियाकत मेरा नाम। अच्छा, कुछ बताया, नोटिस दिया? अरे कहाँ नोटिस दियो यार, आपने पता अभी फोन भी प्रेस वाले ने करो, हमारे तो बिल्डिंग टूट रही है। पहले प्रशासन की तरफ से कुछ बताया नहीं? कुछ बताया नहीं। अच्छा, ये ऐसा कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग की छत से पत्थरबाजी की गई थी। फोटो दिखाओ भाई, दिखाओ ना फोटो, ऐसे थोड़े के मन चाह जाए पत्थरबाजी हुई है। दिखाओ तो सही, सबूत दिखाओ, कोई
सबूत तो दिखाओ ना। लेकिन प्रशासन ठीक का कहना है कि ये बिलाल, बिल्डिंग बिल्कुल अवैध थी, तभी भीड़ तो की इसको कोई बुलडोजर एक करो। तस्वीर नहीं होती, एक चेहरा नहीं होता है। मैं वापस से आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक रिएक्शन मैं रामकृपाल जी का इस पर चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार है। रामकृपाल जी, ये इस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई करना जो यूपी उसके बाद हम हरियाणा में देख रहे हैं की जाए, कितना आप इसको मानते हैं कि असरदार ये होगा कि आर्थिक रूप से पहले कमजोर करो उन आरोपियों को जो हिंसा में संलिप्त होते हैं? देखिए, आपने जो वर्णन किया था आपके संवाददाता ने भी, उसमें झुग्गियां तोड़ी गई हैं। तो झुग्गियों में तो आप समझ लीजिए, चाहे वो जो भी हो सकता है अवैध रहने वाले रहे हों, इलीगल हों, इमिग्रेंट हों, लेकिन जाहिर सी बात है वो गरीब तबका होता है और इस तरह के षड्यंत्र में जिस तरह की वहाँ चीज़ हुई है वो शामिल नहीं होता। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि दंड ऐसा दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में फिर कोई ऐसा करने की हिम्मत न जुटाए। उसके लिए किसी तरह का आर्थिक दंड, उसकी कमर तोड़नी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं। लेकिन एक सवाल मैं पूछता हूं, ये बताइए कि अतिक्रमण हटाने के लिए हम दंगों का इंतजार करेंगे कि कोई दंगा होगा, ठीक है, उसके बड़ी बाद बात अतिक्रमण हटेगा? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सिर्फ हरियाणा की बात बिल्कुल, नहीं दंगा हो कर ही रहा। ना, इस पर काम कीजिए, इस पर किस तरीके से आगे आप स्टेप्स अतिक्रमण लेते आता हैं। कैसे है? ठीक है, अतिक्रमण रातों रात तो हुआ नहीं है, होटल बन रहा है और चूंकि गिराया इसलिए गया है कि चूंकि इलीगल रहा होगा, बिल्कुल नक्शा ठीक नहीं है। पास रामकृपाल हुआ जी, होगा। मैं वापस से आपके पास लौटूंगी। एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। हरियाणा में बुलडोजर एक्शन पर सियासत जारी है। ओवैसी पर अनिल विज का पलटवार। ओवैसी नफरत फैलाने की फैक्ट्री है। ओवैसी हर मामले में बेतुके बयान देते हैं, ये कहना है अनिल विज का। मेवात में नूह में इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, जो घर तोड़े गए उसको कहा था अवैध है, इलीगल है। पूरे के पूरे मुसलमानों के घर तोड़ेंगे आप। जो मस्जिद को जलाने की कोशिश की उनका घर तोड़ेंगे आप। जो मस्जिद के दो आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे उनका घर तोड़ेंगे आप? नहीं तोड़ेंगे आप सिर्फ मुसलमान का घर तोड़ेंगे। नफरत फैलाने की फैक्ट्री बन गए। कहीं पर भी कुछ ठीक होता उनको अच्छा नहीं नजर आता और हर मामले में वो बेतुके बयान करते हैं। और चलिए नूह हिंसा पर आपको एक बड़ा अपडेट देते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद पर एफआईआर दर्ज हुई है। बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदीप की हत्या करने का आरोप इन पर लगा है। एफआईआर दर्ज हो गई है, हत्या का केस दर्ज हुआ है। जावेद अहमद आम आदमी पार्टी के नेता, और इन पर आरोप लगे हैं कि बजरंग दल कार्यकर्ता प्रदीप की हत्या में ये शामिल थे। दरअसल सोना चौक पर 200 लोगों की भीड़ की उन्होंने अगुवाई की, ऐसे आरोप उन पर लगे हैं। आपको बताएं, आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद इनका नाम बताया जा रहा है। इस एफआईआर की कॉपी में क्या, इसके लिए हमने आपके लिए ग्राफिक्स तैयार किया ताकि आप डिटेल्स में समझ पाएं। तो देखिए, हत्या का केस आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद पर। आरोप क्या है? बजरंग दल का कार्यकर्ता प्रदीप की हत्या का आरोप है। सोना चौक पर 200 लोगों की भीड़ की अगुवाई करने का आरोप है इन पर। प्रदीप की हत्या के लिए भीड़ को उकसाया, ये आरोप इन पर लग रहे हैं। भीड़ से कहा कि इन्हें मार दो, बाकी मैं देख लूंगा, ये आरोप इन पर। 31 जुलाई को प्रदीप कुमार की हत्या हुई थी, आपको बताएं, और 2 अगस्त को एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज कराई गई थी। अब एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखाते हैं और साथ ही आपको बयान बताते हैं कि क्या है इसमें। देखिए, ये पूरी एफआईआर की कॉपी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हाइलाइट्स कुछ हमने आपके लिए तैयार किए। एफआईआर नंबर 0398 और देखिए 3:21 पर यह एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद देखिए गाड़ी नंबर भी इसमें मेंशन किया हुआ है और नाम क्या है, जावेद, वो भी इसमें बताया गया है। पूरा हमने आपके लिए देखिए हाईलाइट किया ताकि आप समझ पाएं कि इस एफआईआर में क्या क्या है। जावेद अहमद जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका नाम इस एफआईआर में शामिल है। इसके अलावा देखिए पूरी डिटेल में जानकारी आपको देंगे। पूरी कॉपी एफआईआर की जिसमें लिखा है गाड़ी नंबर कौन सी थी, कितना बजे का समय था, 31 जुलाई की ये वारदात, समय करीब 10:30 बजे का। गाड़ी नंबर भी देखिए इसमें लिखा हुआ है कि नूह से सवार होकर सोना अपने घर वो जा रहे थे और मेरी गाड़ी से आगे 2 गाड़ियां स्कॉर्पियो और चल रही थी। बीच में ही नूह पुलिस ने हमारी मदद की थी, केएमपी हाईवे तक छोड़ा, कहा कि आगे रास्ता साफ है। उसके बाद मैं जावेद कॉलोनी निरंकारी कॉलेज के पास पहुंचा तो वहां पर करीब 150 लोग मौजूद थे। देखिए इस एफआईआर में जो जो लिखा हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। दूसरा बयान क्या है वो आपको बताते हैं। लिखा दूसरे बयान में, उन्होंने अपने हाथों में पत्थर, लोहे की रॉड और
पिस्तौल ली हुई थी। मौके पर जावेद खड़ा हुआ था। जावेद के कहने पर ही उन्होंने उग्र भीड़ ने हमला बोल दिया और पत्थर मारना शुरू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ वो लिख रहे हैं कि डिजायर पर पत्थर लगने से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी रोड से डिवाइडर से टकरा गई। उसके बाद देखिए तीसरा बयान, मुझे मजबूरन गाड़ी से निकलना पड़ा। जब मैं गाड़ी से उतरा तो मौके पर जावेद खड़ा था। उसने कहा कि इन्हें जान से मार दो, जो होगा मैं संभाल लूंगा। और उसकी शह पाकर 20 से 25 लोगों ने हम पर हमला बोल दिया। ये तीसरा बयान है। ये बयान आपने सुने जो कि जावेद अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें इन बयानों का जिक्र किया हुआ है। मदिहा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मदिहा, आम आदमी पार्टी के नेता पर बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी इन सभी आरोपों को सिरे से निकाल रही है, लेकिन क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई अभी आगे बढ़ी है? कुछ पूछताछ या कुछ और सुराग मिले हों? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कार्रवाई आगे भी बढ़ी है और अभी बहुत सारे एंगल से इस पूरे मामले में जांच करी भी जाएगी। वो इसलिए क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा कि कैसे ये घटना घटी, क्योंकि एक तरफ से जावेद अहमद जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन पे एफआईआर हुई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इस एफआईआर को झूठा बता रही है कि जावेद अहमद वहाँ मौजूद नहीं थे। मैं आपको बता दूँ कि बजरंग दल के नेता जो थे उनको रेस्क्यू करके लेके आया जा रहा था। सोहना की ये घटना है जहाँ पर कई सारी गाड़ियों में पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी। वो लोग सोहना तक पहुंच गए थे, लेकिन एक बड़ा मॉब, एक बड़ी भीड़ जो है सोहना में मिलती है। उनकी गाड़ियों को रुकवाया जाता है, वहां पर हमला होता है, जिसमें बताया जाता है कि उस पूरी भीड़ को जावेद अहमद जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है वो लीड कर रहे थे। इसी वजह से ये एफआईआर उन पर हुई है। लेकिन इस पूरे मामले में क्या सच है, क्या जावेद अहमद वाकई ही वहां थे? ये पूरा एक जांच का विषय है जिसपे प्रशासन को जांच करनी होगी। इस पूरे मामले में जावेद अहमद से 2 बार पूछताछ भी हो चुकी है, लेकिन जावेद अहमद खुद और उनकी पार्टी इस पूरे मामले को और इस एफआईआर को झूठा बार-बार बता रही है और कह रही है कि वो वहां पर मौजूद नहीं थे। हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी हैं, उनसे एक रिएक्शन ले लेती हूँ इस पूरे मामले को लेकर। गुप्ता जी, देखिए आम आदमी पार्टी जब हिंसा होती है तब कहती है, चिल्ला कर बोलती है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, सरकार को कटघरे में रखती है, लेकिन जब उन्हीं के प्रदेश संयोजक पर इस तरीके के आरोप लगते हैं तो सिरे से नकार देती है। अभी तो कार्रवाई चल रही है, फिर भी नकार दिया सीधा। नहीं, लेकिन ये कैसे साबित हो सकता है? या तो पुलिस के पास कोई वीडियो हो या जिसने एफआईआर किया है उसके पास कोई वीडियो हो, उस भीड़ में जावेद हो और उसको लीड कर रहे हो तो बात समझ में आती है। और अगर जावेद ने इस तरह का उत्तेजक बयान दिया है या लोगों को भड़काया है तो जाहिर सी बात है कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, करेगा भी। लेकिन देखिए दिक्कत कहाँ से आती है? दिक्कत ये आती है कि इसी इलाके में जो बगल का जो है जुनैद और अखलाक की जो हत्या हुई, उसका हत्यारा जिसके बारे में एफआईआर है, सब कुछ है, और मोनू मानेसर जिसकी भूमिका नूह के दंगे में भी उभर करके आई है, आज तक वो घूम रहा है, बेफिक्र घूम रहा है, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप लगातार बातें कर रहे हैं, एक बार इस बात की भी तो जांच हो जानी चाहिए कि जो शोभा यात्रा जुलूस निकल रही थी उसमें किस तरह के नारे लगा रहे थे लोग, उसमें किस तरह के विस्तार पूरे तरीके से होनी चाहिए। एक सेकंड मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। किस तरह के हथियार लेकर के लोग जा रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। केंद्रीय मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह का बयान है कि जुलूस में तलवार और क्या क्या लेकर के लोग जा रहे थे। दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उनका बयान है कि जुलूस में जो कहा गया था उसके उलट काम किया, बाहर से लोग आए हुए थे। को लेकर खैर जब कार्रवाई होगी तब सच सबके सामने आएगा, और कार्रवाई कब होगी बड़ा सवाल है। मैं वापस से आपके पास लौटूंगी। इसी बीच आम आदमी पार्टी के आरोपी नेता जावेद अहमद ने अपनी सफाई भी दे दी। उन्होंने कहा कि जहां पर हिंसा हुई वहां पर मैं मौजूद ही नहीं था, मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, मेरे पास सबूत है कि मैं वहां पर नहीं था। ये जावेद अहमद कह रहे हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जो कि आरोपी बताए जा रहे हैं, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया। वो अपनी सफाई दे रहे हैं कि जब हिंसा हुई मैं वहां पर था नहीं। सुनिए उनको। मैं हूं तो जब आऊं ना, जब मैं हूं नहीं तो आऊंगा कहां से? और मैं तो कहता हूं भगवान अल्लाह तेरा शुक्र है या नहीं था। अगर मैं चला जाता तब भी मुझे टारगेट किया जाता तो मैं क्या कहता? तो फिर तो मैं ये भी नहीं कह सकता तक मैं यहां नहीं हूं। इसका जवाब क्या है आपके पास? अगर मैं यहां होता और मुझे जैसे प्रशासन ने बुलाया, दूसरे समुदाय के लोग हैं, हमें रात दिन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिम्मेवार लोग हैं, सबसे पहलवान है, बजरंगी प्रधान है पूरे शहर का, राजू नंदा पार्षद है, इन लोगों ने उससे मेरी संपर्क हुई है। अगर हम एक दूसरे को बुला लेते हैं जब रहते हैं तो अगर मैं यहाँ होता तो 100% मैं वहां जाता, और अगर मैं वहां चला जाता तो आज तो मेरे पास ये सबूत भी नहीं था, मैं यहाँ नहीं था, तब भी मैं टारगेट किया जाता। जब आज मैं नहीं हूं तब टारगेट किया जा रहा हूं। अगर मैं होता तो 100% ये लोग कुंदक निकालते। मेरे नाम की आड़ लेकर के मेरी पार्टी को बदनाम करने की साजिश किसी लोगों की हो सकती है। तो
तो देखिए हरियाणा में जो हिंसा हुई उसमें आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद पर बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या करने के आरोप और एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी भी अब हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी केस को साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी किस तरीके से हमलावर है, सुनाते हैं आप। SHO कहता हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। इसका मतलब मनोहर लाल जी जानबूझ के हरियाणा को जलवाना चाहते थे। सोना के एक्टिविस्ट लीडर जावेद, जो पहले बीएसपी से चुनाव लड़े, 40,000 वोट ली, फिर आजाद चुनाव लड़े, 50,000 वोट ली, उस जावेद के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी कि एक व्यक्ति ने देखा 10 बजे वो लोगों को कह रहा था वहां पे कि दंगा करो और मारो। आम आदमी पार्टी का सीनियर नेता है और उसके द्वारा सीधे हत्या कराने, खड़े होकर के हत्या करने और पूरी दंगा को निर्देशित करने का जो जानकारी आया है, उससे मैं हैरान इसलिए हूं कि मुझे अब दिल्ली का दंगा याद आ रहा है। अब आपको दिखाएं कश्मीर से आ रही बड़ी खबर, जहां आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। राजौरी में आज एक आतंकवादी मार गिराया गया। तंगधार सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई है। अमरोही में एलओसी पर एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी वहां से सीधे जुड़ रहे हैं। आसिफ, ये बड़ा सर्च ऑपरेशन और एक आतंकवादी मार गिराया गया, बड़ी सफलता, क्या जानकारी ग्राउंड जीरो से? पूजा, देखिए पिछले 48 घंटों में देखें तो सुरक्षा बलों के कई ऑपरेशन जो है, जो पीर पंचाल में ना सिर्फ नॉर्थ साइड यानी कश्मीर घाटी के कुलगाम के साइड से, बल्कि दक्षिण पीर पंचाल जिसको पुंछ राजौरी कहा जाता है, दोनों ही जगहों पर जो है ऑपरेशन अभी भी जारी हैं और माना यही जा रहा है कि यहां पे बड़ी संख्या में विदेशी मिलिटेंट्स मौजूद हैं जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहे हैं। कुलगाम में हुई मुठभेड़ में सेना के 3 जवान मारे गए थे, जबकि राजौरी में जो अभी ऑपरेशन चल रहा है उसमें कल एक विदेशी मिलिटेंट को मार गिराया गया था, जिसके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। और यहां पे अभी भी माना जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट इस इलाके में छुपे हुए हैं, जिनके खिलाफ स्पेशल फोर्सेस को भी मैदान में लाया गया है। और इसके साथ साथ एयर में अनमैन एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन की भी मदद से चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। लेकिन केवल दक्षिण कश्मीर या पुंछ में ही, राजौरी में ही ये ऑपरेशन नहीं चल रहे हैं। सीमा में उत्तरी कश्मीर में टंगडार में एक घुसपैठिए को मार गिराया गया है और यहाँ पे भी एक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अमलेंदु उपाध्याय जी स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं। अमलेंदु जी, जिस तरीके से हम देखते हैं हमारे जवान शहादत देते हैं और घुसपैठियों की कोशिशों को नाकाम कर देते हैं, सेना पर तैनात रहते हैं हमारी सुरक्षा में, सीमा पर, कितना फक्र होता है ये सब देखकर? नहीं, बिल्कुल फक्र होता है और जाहिर सी बात है कि देश के लिए जो जवानों को शहादत देनी भी चाहिए और हमारी सरकार भी कहती है कि जवानों को शहादत देनी ही चाहिए, क्योंकि आतंकवाद तो सब खत्म हो गया था जब 370 हटाई गई थी। अमित शाह जी का बयान था उसको हटाते समय कि भाई 370 की वजह से आतंकवाद था वो खत्म हो गया आतंकवाद। अभी भी भाषण दे रहे थे 5 अगस्त को अमित शाह जी कि आतंकवाद सब खत्म हो गया है। तो ये रिपोर्ट बता रही है कि सरकार जो हमारी बुरी तरीके से फेल हुई है और लगातार वहाँ जवानों को मरवाने का काम सरकार की तरफ से ये किया जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि जब आपने कहा था ये 370 जो है वो आतंकवाद की जड़ थी, यही शब्द थे अमित शाह जी के। तो अगर वो जड़ थी, वो तो जड़ आपने खत्म कर दी थी, तो ये आतंकवाद फिर कहां से हो रहा है? इसका मतलब कि कश्मीर में आतंकवाद है। अगर ये रिपोर्ट यही बताती है कि कश्मीर में आतंकवाद है, इस मतलब सरकार, लेकिन इन आतंकवादियों को ढेर करने का काम जिस तरीके से सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है, फक्र होता है पूरे देश को सेना के जवानों पर। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप सभी सहयोगियों का भी मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताएं कि जिस तरीके से राजौरी में हम देख रहे हैं, ड्रोन के जरिए कुछ विजुअल्स हमारे पास आए, जिसके जरिए हमने देखा कि सेना का सर्च ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।